आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो आज भी उतनी बेचैन करने वाली है जितने अपने लिखने के समय में थी। हाँ। ये कहानी है कफन। हाँ। और ये हमें एक बहुत ही असहज करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि क्या नैतिकता एक ऐसी लग्जरी है जिसे सिर्फ वही लोग अपना सकते हैं जिनका पेट भरा हो? बिल्कुल यही सवाल। ये सवाल इस कहानी की एक तरह से आत्मा है। हम अक्सर सही और गलत के बारे में बड़ी आसानी से बात कर लेते हैं, लेकिन जब इंसान अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए ही तरस रहा हो तो क्या नैतिकता के ये पैमाने उस पर लागू होते भी हैं? कफन इसी मुश्किल सवाल से हमें सीधे सीधे टकरा देती है। हाँ, और इसीलिए आज हम इसी कहानी के किरदारों और उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कि क्या घीसू और माधव जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं वो सिर्फ आलसी और बुरे इंसान हैं, या फिर वो एक ऐसे समाज और व्यवस्था का आईना है जिसने उन्हें ऐसा बना दिया। हाँ, चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो कहानी के केंद्र में है दो लोग, बाप बेटा घीसू और माधव। हाँ, और प्रेमचंद उनका परिचय किसी लाग लपेट के बिना देते हैं। वो बेहद गरीब हैं और उससे भी ज्यादा वो कामचोर हैं। बिल्कुल, मेहनत तो जैसे उनकी फितरत में ही नहीं है। बिल्कुल, घीसू एक दिन काम करता है तो 3 दिन आराम, और माधव तो इतना कामचोर है कि आधे घंटे काम करने के बाद घंटों चिलम पीता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, क्या ये सिर्फ आलस है या कुछ और है? मतलब क्या ये एक तरह का विद्रोह है, एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जहां उन्हें पता है कि चाहे वो कितनी भी मेहनत कर लें नतीजा वही, ढाक के 3 पात। अच्छा, शायद काम ना करना उनका एक तरीका है ये कहने का कि हम इस खेल में हिस्सा ही नहीं लेंगे जिसने हमें हमेशा हराया है। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। जिसे हम कामचोरी समझ रहे हैं वो शायद उनकी हारी हुई मानसिकता का एक लक्षण है। हाँ, कि जब उम्मीद ही ना बची हो तो कोशिश क्यों करना। बिल्कुल, समाज ने भी तो उनसे उम्मीद छोड़ दी है, कोई उन्हें काम पर नहीं रखता। अगर घर में मुट्ठी भर अनाज भी है तो वो काम न करने की कसम खा लेते हैं। तो ये सिर्फ आर्थिक गरीबी नहीं है? नहीं, ये उम्मीद की गरीबी है। उनकी आत्मा ही जैसे थक चुकी है। उन्होंने हालातों से समझौता नहीं किया बल्कि पूरी तरह से हार मान ली है। और जब इंसान इस हद तक टूट जाता है तब वो उन चीजों को करने लगता है जो हमें और आपको शायद अमानवीय लगे। और कहानी हमें सीधे उसी अमानवीयता के गहरे कुएं में धकेल देती है। हाँ। एक रात माधव की जवान पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। वो झोपड़ी के अंदर जमीन पर छटपटा रही है, दर्द से चीख रही है। और बाहर घीसू और माधव अलाव के सामने बैठकर चोरी के आलू भूनकर खा रहे हैं। ये दृश्य ये दिमाग में छप जाता है। बाहर आग की गर्मी, भुने हुए आलू की महक, और अंदर एक औरत मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही है। 2 अलग-अलग दुनियाएं एक ही झोपड़ी के अंदर और बाहर। मुझे ये सीन सोचकर भी सिहरन होती है कि कोई इस हद तक कैसे पहुंच सकता है। वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं, जाकर देख तो सही क्या हाल है। पर कोई अपनी जगह से हिलता तक नहीं। उन्हें डर है कि अगर एक अंदर गया तो दूसरा सारे आलू खा जाएगा। एक इंसान की जान से ज्यादा कीमती एक भुना हुआ आलू, ये कैसे मुमकिन है? ये समझना मुश्किल है, लेकिन शायद यही कहानी का सार छुपा है। ये सिर्फ संवेदनहीनता नहीं है, ये प्राथमिकताओं का पूरी तरह से बिगड़ जाना है। जब शरीर को भूख लगती है तो वो सबसे प्राइमल, सबसे बुनियादी जरूरत होती है। घीसू और माधव के लिए सालों की भूख ने उनके दिमाग को इस तरह से कंडीशन कर दिया है कि उनके लिए सबसे बड़ी सच्चाई पेट की आग है। और बुधिया का दर्द? बुधिया का दर्द एक अमूर्त चीज है, लेकिन आलू की खुशबू और स्वाद एक ठोस हकीकत है। तो भूख ने उनकी इंसानियत को ही खा लिया है? एक तरह से हाँ। उन्होंने बुधिया को एक इंसान के तौर पर देखना ही बंद कर दिया है। वो बस एक समस्या है। वापस में बात भी करते हैं कि अगर बच्चा हो गया तो क्या होगा। घर में तो सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी नहीं है। उनकी चिंता भी कितनी प्रैक्टिकल और स्वार्थी है ना? उसमें कोई भावना नहीं है। कोई भावना नहीं। बिल्कुल। ये उस बिंदु को दिखाता है जहां इंसान सिर्फ अपने अस्तित्व की न्यूनतम जरूरतों के बारे में सोचता है। बाकी सब कुछ, रिश्ते, भावनाएं, कर्तव्य, बेमानी हो जाता है। तो ये उनकी व्यक्तिगत विफलता नहीं है? उनकी व्यक्तिगत विफलता से ज्यादा ये उस व्यवस्था की विफलता है जिसने उन्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उन्हें एक आलू और एक जिंदगी में से चुनना पड़ रहा है। और सुबह होते होते वही होता है जिसका उन्हें अंदेशा था, बुधिया मर जाती है।
बच्चा भी पेट में ही मर जाता है। और अब कहानी एक और ज्यादा चौंकाने वाला मोड़ लेती है। अचानक से जो लोग रात भर पत्थर बने बैठे थे वे छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं, जोर जोर से विलाप करते हैं। ये क्या था? पाने के लिए उन्हें समाज के बनाए नियमों के हिसाब से चलना होगा। समाज को दुख चाहिए तो वे दुख का प्रदर्शन करते हैं। वे गांव वालों और जमींदार के पास जाते हैं और रोना धोना मचा देते हैं। कहते हैं कि घर में कफन के लिए एक पैसा तक नहीं है। और समाज, जैसा कि अक्सर होता है, दया दिखाता है। हाँ, लोग तरस खाकर पैसे देते हैं। कोई 2 आने, कोई 4 आने। देखते ही देखते उनके पास 5 रुपए जमा हो जाते हैं। कफन का इंतजाम हो जाता है। और यहीं पर प्रेमचंद समाज पर भी एक तीखा व्यंग्य करते हैं। किस तरह का व्यंग्य? जब बुधिया जिंदा थी, दर्द से कराह रही थी, तब किसी ने एक दवा के लिए नहीं पूछा। लेकिन अब जब वो मर चुकी है तो उसके मृत शरीर के सम्मान के लिए सब आगे आ गए हैं। सही कहा। समाज को जिंदा इंसान की जरूरतों से ज्यादा मरे हुए इंसान की परंपराओं की चिंता है। हाँ, ये एक तरह की दिखावे की दया है, परफॉर्मेटिव चैरिटी कह सकते हैं। लोगों ने पैसे दिए और अपना कर्तव्य पूरा समझ लिया। बिल्कुल, ये दान देने वाले की आत्मा को शांति देने के लिए ज्यादा है, बजाय उसके जिसे सच में जरूरत है। और अब जब घीसू और माधव के हाथ में ये पैसे आते हैं, हाँ, 5 रुपए, तब कहानी अपने असली मर्म पर पहुंचती है। इन 5 रुपयों से उनकी असलियत सामने आती है। और यहीं से नैतिक पतन का वो सिलसिला शुरू होता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल, वे कफन खरीदने के लिए बाजार की तरफ निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक शराब की दुकान देखकर उनके कदम ठिठक जाते हैं। वे एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ कहे मधुशाला के अंदर चले जाते हैं। ये एक मूक सहमति है। सालों की दबी हुई इच्छाएं, वो सारी चीजें जो उन्हें कभी नसीब नहीं हुई, वो सब उन 5 रुपयों में उन्हें दिखाई देने लगती हैं। कफन एक मृत शरीर के लिए एक सामाजिक औपचारिकता, लेकिन शराब और अच्छा खाना उनके जिंदा शरीर की एक हकीकत है। वे उन पैसों से पहले शराब पीते हैं, फिर पूड़ियाँ, चटनी, कलेजियाँ सब कुछ खाते हैं। जो पैसे एक मृत शरीर को ढकने के लिए मिले थे, वे उन पैसों से अपनी जिंदगी भर की भूख मिटा रहे हैं। और नशे में धुत होकर वो गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं और भिखारियों को बची हुई पूड़ियाँ भी दान कर देते हैं। ये बहुत विडंबनापूर्ण है ना? हाँ। वे खुद भिखारी हैं, लेकिन उस एक दिन के लिए वे राजा की तरह महसूस करते हैं। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात है उनका तर्क। वे सिर्फ ये करते नहीं हैं, वे अपने इस काम को जायज भी ठहराते हैं। हाँ, उनका जो तर्क है वो सुनकर दिमाग सुन हो जाता है। घीसू कहता है, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर वो भी तो लाश के साथ जल ही जाता। और फिर वो कहता है कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। इस तर्क को आप क्या कहेंगे? क्या ये पूरी तरह गलत है? ये कहना मुश्किल है। एक स्तर पर ये कितना भी भयानक लगे, इसमें कड़वी और बेचैन करने वाली सच्चाई छुपी है। वो उस पूरी व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं जो जिंदा रहते हुए इंसान को इज्जत नहीं देती, लेकिन मरने के बाद उस पर रेशमी चादर चढ़ाना चाहती है। तो आप ये कह रही हैं कि उनका ये काम एक तरह का विद्रोह था, एक एक्ट ऑफ रिबेलियन? मैं कह रही हूँ कि इसे उस नजरिए से भी देखा जा सकता है। ये सिर्फ नैतिक पतन नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जहां नैतिकता के सारे पैमाने ही ध्वस्त हो चुके हैं। उनके लिए सही गलत का कोई मतलब नहीं रह गया है। कोई मतलब नहीं। उनके लिए सिर्फ एक चीज का मतलब है, अपनी भूख, अपनी प्यास, अपनी इच्छा। उन पैसों को खर्च करके वे एक तरह से ये ऐलान कर रहे हैं कि हम जिंदा हैं और हमारी जरूरतें मरी हुई परंपराओं से ज्यादा जरूरी हैं। ये एक बहुत ही विकृत लेकिन शक्तिशाली बयान है। हाँ। कहानी का अंत तो और भी अजीब है। नशे में धुत होकर वो दोनों बुधिया को दुआएं देते हैं, कहते हैं बड़ी अच्छी थी बेचारी, उसे बैकुंठ मिलेगा। कफन क्यों नहीं दिया तो हम क्या कहेंगे? माधव नशे में हंस कर कहता है, कह देंगे कि तेरे बेटे ने पैसे फूंक दिए। और घीसू कहता है, वो पूछेगी नहीं, वो समझती है, हमने उसकी आत्मा को तृप्त कर दिया है, उसे सीधा पुण्य मिलेगा। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कोई पश्चाताप नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, बस एक गहरी नशीली शांति। तो यह हमें कहाँ लाकर छोड़ता है? कहानी के अंत में हम क्या सोचें? क्या घीसू और माधव राक्षस थे, जन्म से ही ऐसे थे, या उन्हें समाज और गरीबी ने ऐसा बना दिया? हाँ, क्या ये उनकी व्यक्तिगत असफलता थी या उस पूरे सिस्टम की जिसने उन्हें इस हाल में पहुंचाया? मुझे नहीं लगता कि प्रेमचंद इसका कोई आसान जवाब देते हैं, और यही इस कहानी की महानता है। वो हमें जज बनने का मौका नहीं देते। नहीं, वो बस हमारे सामने एक तस्वीर रख देते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये कहानी 2 व्यक्तियों की नहीं है, ये उस हालात की कहानी है
जहां भूख और अपमान इंसान के अंदर से इंसानियत को निचोड़ लेते हैं। तो जब समाज आपको एक जानवर की तरह जीने पर मजबूर करता है तो आप उससे इंसानी नैतिकता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यानी घीसू और माधव उस व्यवस्था के शिकार है, उसके उत्पाद है। बिल्कुल। उनकी अमानवीयता हवा में पैदा नहीं हुई, ये सालों के तिरस्कार, भूख और लाचारी का नतीजा है। और यही वजह है कि ये कहानी आज 100 साल बाद भी हमें झकझोर देती है। क्योंकि ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये हमें उस मुश्किल सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करती है जिसे हम देखना नहीं चाहते। तो आज हमने देखा कि कैसे कफन सिर्फ गरीबी का चित्रण नहीं है, बल्कि इस बात की एक गहरी और परत दर परत पड़ताल है कि गरीबी इंसान की आत्मा के साथ क्या कर सकती है। ये कहानी हमें आराम से बैठने नहीं देती। ये हमें उन सवालों से जूझने पर मजबूर करती है जिनके कोई आसान जवाब नहीं है। और ये चर्चा एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न हम सब के लिए छोड़ जाती है। जब कोई व्यवस्था इंसान को उसकी बुनियादी गरिमा यानी जीते जी तन ढकने को कपड़ा तक नहीं देती, तो क्या उस इंसान से नैतिकता के सामाजिक मानकों पर चलने की उम्मीद करना ही अपने आप में एक पाखंड नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आज के हमारे समाज में घीसू और माधव जैसे किरदार कहाँ और किस रूप में मौजूद हैं, जिन्हें शायद हम हर रोज देखते हैं पर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं।